तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी का रिवीजन। और जैसा कि हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी से 5 to 6 क्वेश्चन आते हैं, तो इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसकी 7 to 8 क्लासेस होंगी रिवीजन की, तो ऑलमोस्ट जो भी वैरायटी है वो कवर हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। और आज की जो मेन प्रॉब्लम है वो सेट्स पे हैं। जैसे आई होप सबको ये पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। यूनियन मतलब होता है और, यूनियन मीन्स क्या होगा, और मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट बिटवीन ए एंड बी। तो ये पॉइंट याद रखना, यूनियन में और भी आता है और ये एटलीस्ट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं यूनियन को? एटलीस्ट। ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। दिस इज इवेंट ए, दिस इज इवेंट बी। तो ए यूनियन बी में इंडिविजुअल इवेंट भी अकर करती हैं। एक इवेंट ओनली ए, ओनली बी, दिस शुड बी वन, एंड दोनों भी इवेंट एक साथ अकर करती हैं। ठीक है, तो यहां पे एटलीस्ट आता है या और बोला जाता है इसको। और पी ए यूनियन बी होता क्या है? पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि ये लेयर दो बार आ जाएगी, तो यूनियन में हर एक इवेंट एक बार होती है, वन टाइम। यूनियन में हर एक एलिमेंट एक बार आता है। तो आई होप ये फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट ऑफ ए और बी। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हैं। दूसरी बात, यहां पे हम बात करेंगे ए और बी अगर दो इवेंट हैं तो वो इंडिपेंडेंट भी हो सकती हैं। इंडिपेंडेंट मतलब एक साथ अकर कर सकती हैं, या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकती हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब एक टाइम पे एक ही इवेंट अगर करेगी। अब इस बात को ध्यान रखना कि जब कभी भी ए और बी दो इवेंट हैं जिनके बारे में पता नहीं है, तो हम उसको इन जनरल इंडिपेंडेंट लेके चलते हैं। कैसे, क्या लेके चलते हैं? इंडिपेंडेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना एक पर्टिकुलर केस है। अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं तो ये केस वो है जहां पे दोनों इवेंट एक साथ अकर कर रही हैं। इट मींस ये डायग्राम है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ए एंड बी आर ठीक है। तो इन जनरल अगर कुछ नहीं मेंशन है तो ए और बी को क्या मान के चलते हैं हम? इंडिपेंडेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब एक टाइम पे एक ही इवेंट होगी, मतलब डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, ओवरलैपिंग नहीं होगा। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ए और बी जस्ट इवेंट के नाम दे रखे हैं, उसके बारे में कुछ पता नहीं हमें, तो इन जनरल इवेंट्स को हम क्या लेके चलते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, और इंडिपेंडेंट इवेंट्स में पी ए इंटरसेक्शन बी होता है पी ए इंटू पी बी। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स अगर होती हैं, ये सबने पढ़ा होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एक टाइम पे एक ही अकर करती है, तो यहां पे पी ए इंटरसेक्शन बी नल सेट आता है, मतलब जीरो आता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि इन जनरल हमें क्या लेके चलना होता है? इवेंट्स को इंडिपेंडेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना इज अ पर्टिकुलर केस। ओके, एंड पी ए इंटरसेक्शन बी को हम पी ए इंटू पी बी भी बोलते, सॉरी, पी ए इंटरसेक्शन बी को पी ए इंटू पी बी बोलते हैं। ये तो कर ही चुके हैं हम लोग। पी ए इंटरसेक्शन बी को हम पी ए बी भी बोलते हैं। ये पॉइंट याद रखना। तो आई होप रिवाइज हो गया होगा क्या चीजें होती हैं। तो इस इक्वेशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, वन बाय वन अटेम्प्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, एक दो क्वेश्चन हम करा देते हैं, उसके बाद फिर अटेम्प्ट करने के लिए टाइम देंगे। पहली बात क्या है? ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, तो हम समझ गए हैं जनरल केस है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी, जिसको हम पी ए बी भी बोल सकते हैं। इंडिपेंडेंट के केस में क्या आ जाता है? पी ए इंटू पी बी।
पीए दे रखा है, पीबी दे रखा है, सिंपली क्या कर दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। तो आई थिंक दिस इज 1/12। क्यों भाई, आंसर क्या आएगा 1/12। क्या पीएबी 1/12 दे रखा है? नहीं, 1/24 है, तो ये ऑप्शन गलत है। क्लियर। अब हमें इसको चेक करना होगा, ए यूनियन बी। तो आई होप जैसे ये फॉर्मूला देखा है हम लोग ने, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सो व्हाट इज पी ए? 1/6। व्हाट इज पी बी? व्हाट इज पी ए इंटरसेक्शन बी? निकाल चुके हम लोग 1/12। जरा पूरा कैलकुलेट करो क्या आता है। फाइनली ये क्या आ रहा है? 7/12। श्योर। तो ये भी मैच नहीं कर रहा है। क्लियर। अब हम इस बात को समझते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट्री मल्टीप्लाई है मतलब इंटरसेक्शन। इसको समझो बात ध्यान से, इसका क्या मतलब हुआ। पी ए कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ए बार, इंटरसेक्शन बी मतलब ए अकर ना करे बट बी अकर करे। तो अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो ए बार और बी भी इंडिपेंडेंट होते हैं। आई होप ये बात सबने पढ़ी है। तो ये पी ए बार इंटू पी बी हो जाएगा। एंड व्हाट इज पी ए बार? 1 माइनस पी ए। तो जरा देखो, पी ए क्या दे रखा था? 1/6। एंड व्हाट इज पी बी? कैलकुलेट करो, 5/6 इंटू 1/2, 5/12। क्या ये आंसर आ रहा है? ये भी ऑप्शन नहीं मैच करता है। अब इसको देखते हैं क्या लिखा है, ए कॉम्प्लीमेंट्री बी कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ए भी ना हो एंड बी भी ना हो। इसको दो तरह से समझते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस मतलब ए भी अकर ना करे बी भी अकर ना करे। तो आई होप ये दोनों भी इंडिपेंडेंट होंगे। ऑप्शन से हम सॉल्व तो हम लोग कर ही लेंगे। इसको ध्यान से देखो, एक तरीका तो ये है, इसको सॉल्व करके देख लो क्या आ रहा है। 1 माइनस 1/6 ना, एंड दिस इज 1/2। क्या आ रहा है? ठीक है, ये आंसर मैच कर रहा है और ऑब्वियसली चौथा आंसर तो मैच करना ही था। ए भी अकर ना करे बी भी अकर ना करे। इसको दूसरे फॉर्म में भी समझो। यहां पे चूंकि इंडिपेंडेंट है तो आसानी सॉल्व हो गया। अगर इंडिपेंडेंट नहीं पता होता तो नहीं सॉल्व हो पाता आसानी से। ए भी अकर ना करे एंड बी भी अकर ना करे। तो ए भी अकर ना करे बी भी अकर ना करे, उसके लिए ये एरिया होगा जहां पे ना तो ए अकर कर रहा है ना ही बी अकर कर रहा है। ये टोटल है सैंपल स्पेस मतलब 1, प्रोबेबिलिटी 1 माइनस इससे ए यूनियन बी सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये फॉर्मूला याद रखना, ए बार इंटरसेक्शन बी बार क्या होगा? 1 माइनस पी ए यूनियन बी। तो यहां पे चूंकि इंडिपेंडेंट था तो सीधे हो गया, अदरवाइज जनरल फॉर्मूला ये है। तो आई होप ये टाइप क्लियर हो गया होगा। तो इस कैटेगरी में अगर कुछ आता है तो हम कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर हो गया, और ये टाइप बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब इस तरह क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा चुके हैं और प्रीवियस ईयर्स के सारे वीडियो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो तुम लोग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। ये क्वेश्चन बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। लाइक पी ए, इसको बोलते हैं गिवन दैट बी। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आई होप सबने पढ़ा होगा कि बी ऑलरेडी अकर कर चुका है तब ए अकर करे। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ, जब बी ऑलरेडी अकर कर चुका है
बी इज अ पास्ट टेंस एंड ए इज अ फ्यूचर टेंस या प्रेजेंट टेंस, ये इवेंट अकर कर चुकी है, तो अंडर द अकरेंस ऑफ बी ए के अकर करने की प्रोबेबिलिटी, इसका फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अंडर द अकरेंस ऑफ बी, या इसको पी बी गिवन दैट ए अगर करते हैं तो बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। तो पी ए गिवन दैट बी का मतलब क्या हुआ, बी ऑलरेडी अकर कर चुका है तब ए अकर करे, तो दैट इज पी ए गिवन दैट बी क्या आ जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। जो भी नीचे लिखा है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे से डिवाइड कर देंगे, और ऊपर ये दोनों तो कॉमन ही है, सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इंडिपेंडेंट है ए एंड बी। तो अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो पी ए गिवन दैट बी, फॉर्मूला अभी देखा है हम लोगों ने, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी होगा, और इंडिपेंडेंट इवेंट में पी ए इंटरसेक्शन बी इज पी ए इंटू पी बी अपॉन पी बी। सो दिस इज फाइनली पी ए, एंड आई थिंक पी ए इंटरसेक्शन बी 1/4 दे रखा है, तो पी ए की वैल्यू क्या आ रही है 1/4। इन द सेम वे पी गिवन दैट ए को क्या लिखोगे, पी ए इंटरसेक्शन बी लिखो या पी बी इंटरसेक्शन ए लिखो, डिनोमिनेटर में क्या आता है पी ए, एंड दिस इज इक्वलेंट टू पी ए इंटू पी बी अपॉन पी ए। सो दिस इज इक्वलेंट टू पी बी। आई होप ये नेक्स्ट टाइम के लिए याद रहेगा। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो डायरेक्टली वही वैल्यू आएगी जो ऊपर इवेंट होगी, ठीक है। सो पी बी गिवन दैट ए 1/3 दे रखा है, तो पी बी क्या आ गया 1/3। क्लियर? तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करें हम लोग, पी ए बी क्या होगा, पी ए इंटू पी बी। पी ए कितना है 1/4, पी बी कितना है, सो 1/12 आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है। इंडिपेंडेंट है तो क्या सेकेंड ऑप्शन हम डायरेक्टली निकाल लें, बोलो। इंडिपेंडेंट है सेकेंड ऑप्शन डायरेक्टली निकाल लें। वैसे थर्ड ऑप्शन तो मैच कर रहा है बाय द वे, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं सेकेंड ऑप्शन को। कैसे करते हैं, पी ए बार पी ए कॉम्प्लीमेंट्री पी बी कॉम्प्लीमेंट्री, सो दिस इज 1 माइनस पी ए 1 माइनस पी बी 1 माइनस पी ए, वॉट इज, आई थिंक कर सकते हो। क्या आ रहा है फाइनली बताओ, 3/4 इंटू 2/3 1/2 आ रहा है। मैच करना भी नहीं था बिकॉज थर्ड ऑप्शन ऑलरेडी मैच कर रहा था, ये भी नहीं मैच कर रहा है, तो मेरे ख्याल से टाइप समझ में आ गया। हाँ भाई क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चन काफी बार निमसेट में आ चुके हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, और इसके लिए अब हमारे पास टाइम है 1 मिनट का सभी लोगों के पास, तो स्टार्ट हो जाओ। सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, बस कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करना होगा, सिंपल बेसिक है। A bag contains 5 brown and 4 white socks. A man pulls out 2 socks. The probability that they are of same color. Simple basic है। और
काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ये 5 पेयर नहीं है, 5 ब्राउन सॉक्स हैं। अगर पेयर होता तो लिखा होता, जो लिखा है उस पर स्ट्रांगली बिलीव करना है। 5 ब्राउन है एंड 4 वाइट है। तो टाइम इज अप। टोटल कितने सॉक्स हैं? तो पहला कंफ्यूजन ये स्टूडेंट को होता है कि कहीं ये पेयर तो नहीं है, अगर पेयर होता तो लिखता है यहां पे। तो टोटल 9 सॉक्स हैं। सैंपल स्पेस क्या होगा? ऑल पॉसिबल वेज, 9 में से 2 सेलेक्ट कर लिया, 9c2 एंड nc2 क्या होता है? n(n-1) डिवाइड बाई 2 क्या आएगा? 36। अब आते हैं हम लोग फेवरेबल केसेस में। तो इसका मतलब ये हुआ 2 सॉक्स आइदर वो ब्राउन से सेलेक्ट कर ले 5c2 और 4 से सेलेक्ट कर ले 4c2। क्या एग्री हो? एंड 5c2 इज 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 10 एंड 4c2 इज 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 6। क्या आंसर आ रहा है? 16/36, 4/4 इज द आंसर। तो बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन डिफरेंट टाइप के कंफ्यूजन होते हैं कि कहीं ये 5 पेयर तो नहीं है, तो जैसा लिखा है उसको मानना है स्ट्रिक्टली। पेयर नहीं है, सिर्फ 5 ब्राउन है और 4 वाइट सॉक्स है। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। तो काफी सिंपल बेसिक क्वेश्चंस कलेक्ट करें हैं। स्टार्ट हो जाओ। Two dice are thrown together. The probability of getting a sum of digit as a multiple of 4. और जब यहाँ पे 1 मिनट में होगा तब वहाँ पे 2 मिनट लगेंगे, तो थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। और यही प्रेशर एग्ज़ाम में भी रहता है। आई थिंक 2 डाइस आर थ्रोन, तो सैंपल स्पेस सबने निकाल लिया होगा। मल्टीपल ऑफ 4, टाइम इज अप। तो 2 डाइस आर थ्रोन, तो आई होप ये बात सबको पता है कि सैंपल स्पेस क्या होता है? 6 का स्क्वायर 36। अब हमें फेवरेबल केस में चाहिए मल्टीपल ऑफ 4। तो 2 डाइस में मैक्सिमम सम कितना आ सकता है? 12। तो मल्टीपल ऑफ 4 में क्या क्या सम हो सकता है? 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है। तो 1 बाय 1 सबके केसेस काउंट करते जाएं। 4 सम कब आएगा? 1 3 3 1 एंड 2 2। आई थिंक और नहीं आएगा। तो 3 केसेस ये हुए। 8 सम के लिए केसेस निकाल लें। 2, 6, 6, 2, 3, 5 and 5, 3, then 4, 4. So 1, 2, 3, 4, 5. 5 cases. Okay. Then sum of 12. ये एक ही केस में आएगा। 6, 6. 1 केस। तो आई थिंक टोटल कितने केस आ रहे हैं? 9 केस आ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 9/36। आई थिंक 1/4। क्लियर है बात? आई होप ये क्वेश्चन भी सबको क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से यूनियन इंटरसेक्शन वाला आया। अब तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम है।
स्टार्ट हो जाओ फटाफट। पी ए यूनियन बी दे रखा है, पी ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, पी ए दे रखा है। आई होप क्या करना है बात समझ में आ रहा है। डिसजॉइंट मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही होता है, और अगर इंडिपेंडेंट भी नहीं है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी नहीं है तो डिपेंडेंट हो जाता है। तो नन ऑफ अबव का तो कोई ऑप्शन बचता नहीं। और ज्यादातर आंसर इंडिपेंडेंट या डिसजॉइंट ही आता है 99% केसेस में। पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा दो फटाफट, उससे पी बी निकाल सकते हैं। क्विक। पेन बहुत तेजी से चलाना होगा एग्जाम में। सो टाइम इज अप। पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला सबको पता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सो पी ए यूनियन बी इज गिवन टू बी 2/3, पी ए इज 1/3, पी बी इज पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी इज गिवन 1/6। तो क्या पी बी कैलकुलेट करा? कितना आ रहा है? पी बी कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है? हाफ, 1/2। ठीक है, और हमें पता है पी ए इंटरसेक्शन बी, सबसे पहले हम इंडिपेंडेंट ही चेक करते हैं। अगर ये पी ए इंटू पी बी के इक्विवेलेंट हो गया तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इज गिवन टू बी 1/6। पी ए कितना है? 1/3 एंड पी बी कितना है? 1/2। इक्विवेलेंट आ रहा है, इट मीन्स ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट। आई होप सिंपल सा क्वेश्चन है, कर सकते हो अगर एग्जाम में आता है। लेकिन अगर इजी क्वेश्चन आता है तो फिर वहीं से स्पीड भी बढ़नी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन नंबर 6। इसके लिए भी 1 मिनट का टाइम है। ये भी सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। सम 15 चाहिए। तो सारे केसेस बनाने पड़ेंगे। 3 डाइस के लिए सैंपल स्पेस 6 क्यूब सबने निकाल लिया होगा। सम एग्जैक्टली 15। So sample space is 6 cube. 6 cube is 216. एंड फेवरेबल केस में हमें सम चाहिए 15 का। तो एक केस लिखते हैं 663। क्या 663 से 15 आएगा? और इसके सारे अरेंजमेंट बनाने होंगे 663, 636, 366। 3 केसेस बनेंगे, बना के देख सकते हो, या इसको ऐसे बोल सकते हो 3 ऑब्जेक्ट्स थे जहां पे 2 आइडेंटिकल हैं, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट 3। ठीक है, नेक्स्ट केस इज 555 और सारे आइडेंटिकल हैं, तो एक केस। एक और केस बताओ। 654, 645 और तीनों डिफरेंट है, तो 3 फैक्टोरियल, मतलब 6 केसेस बनेंगे यहां पे। और कोई केस बनेगा इसके अलावा? कोई केस नहीं। तो टोटल आ रहे हैं 3
10 केसेस आ रहे हैं। क्यों भाई? टोटल सैंपल फेवरेबल केस में कितने केसेस आ रहे हैं? 10। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 10/216। कितना आ रहा है आंसर बताओ? सो दिस इज द आंसर। क्लियर है बात? सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और इसके लिए हम टाइम दे रहे हैं तुम लोगों को 2 मिनट का, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जनरल डाउट होता है स्टूडेंट्स को। हाँ भाई, समझो पहले टोटल नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करो, क्या रिपीट हो रहा है ये देखो। एंड नो टू ई अकर्स टुगेदर, इस बारे में सोचना है। हाँ भाई, सभी लोग फोकस करो। तो यहां पे बस एक प्रॉब्लम आती है कि लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, तब अरेंजमेंट कैसे होगा। और नो टू ई टुगेदर, इसमें हमेशा ऑल्टरनेट प्लेस वाला मेथड अडॉप्ट करते हैं, अगल बगल एम्प्टी स्पेस दे करके। तो टाइम इज अप, चलो स्टार्ट करते हैं। सो नो टू ई टुगेदर, कितने ई आ रहे हैं? 3 ई आ रहे हैं। अच्छा, कितने वर्ड्स, कितने लेटर्स हैं? 12। आई कितने बार आ रहा है? एन, टी 2 बार, देन ई, देन आर, देन एम, ई हो चुका है, आर, डी, डी 1 टाइम, आई हो चुका है, ए, देन टी हो चुका है, ई हो चुका है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हमारे पास 12 हैं। सबसे पहले हम सैंपल स्पेस निकाल लें। क्या निकाले? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब ऑल टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट। तो टोटल 12 लेटर्स को अरेंज करने के लिए 12 फैक्टोरियल, और जो रिपीट हो रहा है टी 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, इतना सबको पता है। और हमेशा एक मेथड ऑप्ट करते हैं, नो टू ई आर टुगेदर। तो टोटल 3, सॉरी, नो टू ई आर टुगेदर, टोटल 3 ई है, तो रेस्ट ऑफ द लेटर्स बचे 9। 9 को अगल बगल एम्प्टी स्पेस देके अरेंज करो, हमेशा ही यही करेंगे। पहला लेटर, दूसरा, तीसरा, एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, पहले ई को हटा करके जितने 9 लेटर्स हैं उनको इन 9 प्लेसेस पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 प्लेसेस पे अरेंज करते हैं। ये हम फेवरेबल केसेस कैलकुलेट कर रहे हैं। अब ध्यान से देखना, 3E हटा दिए, 9 प्लेस पे 9 लेटर्स को अरेंज करने के 9 फैक्टोरियल वेज, डिवाइड बाय
दो आई आ रहे हैं और 2 टी आ रहे हैं। यहां पे ही बस प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को, यहीं पे रुक जाता है थोड़ा, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व करे होते हैं उसमें सारे डिस्टिंक्ट होते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बुक्स वगैरह में जो मिलेंगे उसमें सारे लेटर्स क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट। तो इस स्टेप पे रुक जाते हैं, तो यार रुकना नहीं है, जेन्युइन कंसेप्ट है ये, बिल्कुल लगाओ। और एम्प्टी स्पेस हमेशा एक ज्यादा होता है, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 एम्प्टी स्पेस में हमें 3 ई मतलब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स अरेंज करने हैं। तो 10 एम्प्टी स्पेस में अरेंजमेंट किसका करना है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का। तो फॉर अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स वी सेलेक्ट ओनली प्लेसेस। 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है 10 प्लेसेस पे, तो हम सिर्फ 10C3 से प्लेसेस सेलेक्ट करेंगे अरेंज करने का एक तरीका, बिकॉज ऑल 3 आर आइडेंटिकल। सो दिस इज द आवर फेवरेबल केसेस। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था, जब ये एग्जाम में आता है तो यहां पे रुक जाते हैं लोग, क्योंकि ज्यादातर जो इसमें एग्जाम्पल सॉल्व करे होते हैं इसमें सारे लेटर्स डिफरेंट होते हैं। तो इसको जरा एक बार डिवाइड करो फटाफट बहुत तेजी से और आंसर कैलकुलेट करो क्या आ रहा है इसका आंसर निकालो सभी लोग, एवरीवन क्विक। सिक्स बाय 11। ओके, दिस इज द आंसर 6/11। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पता चला इतना कर लिया और कैलकुलेशन नहीं कर पाए तो फाइनल आंसर जरूर निकालो। कई बार कंसेप्ट आता है लेकिन आंसर गलत हो जाता है तो कोई यूज नहीं है फिर इस तरह के कंसेप्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इसके लिए भी हमारे पास 1 मिनट का टाइम है, स्टार्ट हो जाओ। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्टेड है। एटलीस्ट एक डाय में 3 शो हो। सीधा सीधा सोचो, बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड मत सोचो। कोई डायरेक्ट फॉर्मूला सोच रहे हो तो ऐसा कोई डायरेक्ट चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। आई थिंक केसेस बनाने ही पड़ेंगे। Time is up. So 2 dice are thrown together. तो आई थिंक सैंपल स्पेस आपको पता है, 2 dice are thrown together मतलब सैंपल स्पेस बताओ जरा। 6 का स्क्वायर 36। अब लैंग्वेज को समझना है, द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 विल शो इट्स डिजिट ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन 3 नहीं है, 3 होता है तो आसानी से निकाल लेते हैं हम लोग। कम से कम एक डिजिट में 3 से बड़ा नंबर आना चाहिए। 3 से बड़े में एक बात ध्यान समझो, 3 से बड़े में चॉइसेस क्या क्या आती हैं, 4 5 6। 2 तरीके हैं, या तो हम सीधा सीधा 3 जहां पे एटलीस्ट एक बार आ रहा है वो काउंट कर लें सारे, या फिर हम इसके कॉम्प्लीमेंट्री केसेस निकाल लें। क्या निकाल लें, कॉम्प्लीमेंट्री केसेस, मतलब जहां पे किसी में भी 3 से बड़ा कुछ ना है। क्या निकाल लें, किसी में भी 3 से बड़ा कुछ भी ना है। तो आई थिंक वो दोनों तरह से करके देख सकते हैं। एक केस 1 1 ले लें, क्या ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री है, कहीं पे भी 3 से बड़ा कुछ भी नहीं आ रहा है। फिर 1 2, फिर 2 1, सारे केसेस बनाने पड़ेंगे बिकॉज 36 में हमने 1 2 2 1 कंसिडर करा है। देन 1 3, देन 3 1, फिर 2 3 3 2, और बताओ 3 3। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री केसेस है, मतलब ए बार है। बताओ नॉन फेवरेबल केसेस, जहां पे किसी में भी 3 से बड़ा कुछ भी नहीं आया। क्या एग्री हो,
तो ये कितने केसेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 2 भी आएगा। 2 छूट रहा है, 2 भी आएगा। ठीक है, टोटल कितने केसेस आ रहे हैं? 9। तो ये अनफेवरेबल केसेस है। क्या है? अनफेवरेबल। तो 1 माइनस 9/36 कर ले। तो इस अप्रोच को समझो, मतलब कोई जरूरी नहीं कि हमेशा फेवरेबल में ही जाना है, अनफेवरेबल से भी निकाल सकते हो। क्लियर है? इसीलिए एक क्वेश्चन इंक्लूड करा है हमने। अदरवाइज तुम रिवर्स काउंटिंग भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। टोटल केसेस हैं 36, नॉन फेवरेबल आए हैं 9, तो फेवरेबल केसेस बहुत ज्यादा आएंगे, 27 केसेस आएंगे, जिसको बना पाना नहीं पॉसिबल। क्या ये आइडिया समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर हम फेवरेबल में जाएंगे तो फिर बहुत टाइम लगने वाला है। ओके, तो नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, कई लोग इसमें ये सोचते हैं कोई डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाए जिससे हमें केसेस काउंट ना करना पड़े, तो ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। और एग्जाम में बहुत जल्दी करना होता है, तो जो फर्स्ट थॉट है, केसेस बना लो फटाफट। ठीक है, ऐसा कोई डायरेक्ट मिरेकल वाला फॉर्मूला मिलेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, और इसके लिए भी हमारे पास 1 मिनट का टाइम है। टाइम स्टार्ट। 200 integer, the probability that it is divisible by 6, और यहां बहुत इंपॉर्टेंट है 6 और 5, 6 और 8, और जहां पे भी और आए वहां पे तुम्हें यूनियन वाला फॉर्मूला जरूर सोचना है। बहुत अच्छा फॉर्मूला है, तो एक बार ट्राई करो। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है क्वेश्चन का, अक्सर पूछा जाता है। तो 6 से डिविजिबल वाले सारे नंबर 1 to 200। टाइम इज अप। सिक्स से डिविजिबल वाले नंबर 6, 12, 18, 200 से छोटा नंबर बताओ विच इज डिविजिबल बाय 6। 198 श्योर। और 198 को जरा 6 से डिवाइड कर दो तो टोटल 6 से डिविजिबल वाले सारे नंबर आ जाएंगे। कितना आ रहा है? 33। कितना आ रहा है? तो these are the number which are divisible by 6, and now the number which are divisible by 8. 33, 24, और लास्ट नंबर 200 में, जो कि 200 से पहले, विच इज डिविजिबल बाय 8, कितना आएगा? द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 8, 200 से पहले 192 श्योर। ठीक है, सो इस 192 को जरा 8 से डिवाइड करो। अच्छा, 200 डिविजिबल है, 200 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8, सो लास्ट नंबर विल बी 200। सो आई थिंक 25, 200 डिवाइड बाय 8 इज 25। ओके, नाउ हमें फॉर्मूला यूज करना है ए यूनियन बी वाला। इसमें हमेशा याद रखना बेस्ट फॉर्मूला होता है वो। ठीक है, जब भी और आए तो इंटरसेक्शन भी निकालना होगा। द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 6 and 8, 6 and 8 का एलसीएम क्या आएगा भाई? दो 24। ठीक है, सो 24, 48,
ये सोचना पड़ेगा तुम्हें, लास्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 24। फटाफट काउंटिंग ही कर डालो यार, हो जाएगा फटाफट। 48 का डबल 96, 96 का डबल 192। सो ऐसे कितने नंबर्स आ रहे हैं, काउंट करो जरा इसको, 24 से डिवाइड कर लो फटाफट। 192 को 24 से डिवाइड करो, श्योर 192 24 से डिविजिबल है। 948 का डबल 96, 96 का डबल 192, श्योर। तो अब सीधे सीधे पी ए यूनियन बी क्या आएगा, पी ए मतलब 6 से डिविजिबल प्लस पी बी 8 से डिविजिबल माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सो डिवाइड बाय, तो सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस वन नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट 200, तो 200 C1 इज द सैंपल स्पेस। सो 200 इज द सैंपल स्पेस। 6 से डिविजिबल वाले नंबर 33, 8 से डिविजिबल वाले 25 एंड दोनों से डिविजिबल 8। आई थिंक कैलकुलेट कर सकते हो, 1/4, श्योर। तो क्लियर है बात, इस टाइप के क्वेश्चन अब कर सकते हैं हम लोग, एक बार चेक कर लो, देख लो। 1/4, क्या सबका आंसर 1/4 आ रहा है? तो यहां पे ये क्वेश्चन इंक्लूड करने का सिर्फ एक रीजन था, मेन चीज ये थी, और मतलब यूनियन। तो ये 100% ये फॉर्मूला यूज करना, क्योंकि हम जब 6 से डिविजिबल और 8 से डिविजिबल वाले करते हैं तो कुछ कॉमन नंबर भी आ जाते हैं जो कि रिपीट हो जाते हैं, तो प्रोबेबिलिटी मतलब फेवरेबल केस ज़्यादा आएगा, तो वो कॉमन केसेस इस फॉर्मूले से सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्लियर है बात? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, और इसके लिए भी हमारे पास 1 मिनट का टाइम है। ये भी सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रेन इन द सिलेक्शन। कर सकते हो ये फटाफट। आया किसी का आंसर? हाँ भाई, निकालो फटाफट। सो टोटल 9 पर्सन्स हैं। Four persons are selected at random from 3 men, 2 women and 4 children। ठीक है, तो सबसे पहला काम सैंपल स्पेस करते हैं। टोटल कितने पर्सन्स हैं? 9, 9C4। तो चूंकि वैल्यूज पूरी सॉल्व है तो यार सॉल्व करके ही लिखो। 9C4 इज 9 n n-1 n-2 n-3 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल। क्या आ रहा है 9C4? चलो वॉट एवर। द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रेन इन द सिलेक्शन। तो पहले तो 4 में से 2 चिल्ड्रेन सेलेक्ट कर लिए। हमें चाहिए कितने थे? 4। 2 ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिए तो 2 और चाहिए। अब एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रेन है तो और चिल्ड्रेन नहीं चाहिए, तो बाकी कितने बचे लोग? 5। 5 में से 2 सेलेक्ट कर लें, 5C2। 4C2 इज 6, 5C2 इज 10। डिवाइड करो, आंसर निकालो फटाफट। 10/21। सो दिस इज द आंसर। तो आई होप सिंपल बेसिक क्वेश्चन था।
एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रेन चाहिए हमें। अच्छा, अगर यहां पे होता एटलीस्ट 2 चिल्ड्रेन चाहिए तो हम सारे केसेस बनाते, 2 चिल्ड्रेन प्लस अदर, फिर 3 चिल्ड्रेन, ठीक है, और फिर लास्ट में 4 चिल्ड्रेन, सारे केसेस बनाएंगे, शॉर्टकट नहीं करेंगे। ये बात हमने एक्सप्लेन करी थी परमिटेशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ये भी बेसिक क्वेश्चन है, स्टार्ट हो जाओ, 1 मिनट का टाइम है। प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 इवेंट ऑफ ए एंड बी, तो मेरे ख्याल से याद होगा एटलीस्ट 1 इवेंट ऑफ ए एंड बी, ए यूनियन बी दे रखा है। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ साइमल्टेनियस हैपनिंग, साइमल्टेनियसली मतलब ए इंटरसेक्शन बी, तो कर सकते हो, टाइम के अकॉर्डिंग करना है लेकिन फटाफट, क्विक। पी ए यूनियन बी दे रखा है, पी ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, पी ए बार प्लस पी बी बार निकालना है। और 2 प्रोबेबिलिटीज का सम 1 से बड़ा आ सकता है, सिंगल प्रोबेबिलिटी तो 1 से छोटी ही होगी। किसी का आया आंसर? चलो, तो आई होप सबको क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है ना। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी, and what is the formula for A union B is PA plus PB minus PA intersection B, and this is equivalent to 0.6. okay, if the probability of simultaneous happening, मतलब ये probability तुम्हें क्या दे रखी है, क्या है 0.2, so PA plus PB is 0.8. ओके, और हमसे पूछा क्या गया है, पी ए बार प्लस पी बी बार। फाइव टू 6 क्वेश्चन आते हैं, मान के चलो 2 से 3 इसी कैटेगरी में आते हैं, तो कॉन्फिडेंटली सॉल्व करो। दैट इज 1.2, थर्ड इज द आंसर। तो यहां पे बेसिकली बस ये था कि लैंग्वेज समझनी थी, एटलीस्ट 1 ऑफ द इवेंट अकर मतलब ए यूनियन बी, एंड साइमल्टेनियसली हैपनिंग मतलब बोथ ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो आई होप इस तरह क्वेश्चन अब कर सकते हो नेक्स्ट टाइम। 12th, one minute. One ball is white and other is black. आया किसी का आंसर? इस क्वेश्चन को इंक्लूड करने का एक रीजन था, इस वजह से इंक्लूड करा है इसको, अदरवाइज ये सीधा क्वेश्चन है। 5 white and 3 black, 2 balls are drawn, 1 is white and other is black. तो यहां पे एक कंसेप्ट है, उसको ध्यान से समझना होगा। कंसेप्ट क्या है, ध्यान समझो। टोटल कितनी बॉल्स हैं? 8। सैंपल स्पेस क्या आएगा? 8C2, सिंपल सा है, ठीक है। अब 2 बॉल्स निकाल रहे हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज वाइट एंड अदर इज ब्लैक, 1 इज वाइट एंड अदर इज ब्लैक, एक वाइट आए और एक ब्लैक आए, ठीक है। तो यहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, एक वाइट आए एक ब्लैक आए, मतलब एक केस ये हो सकता है कि पहली वाइट आई और दूसरी ब्लैक आई, और एक केस ये हो सकता है कि पहली ब्लैक आई
दूसरी वाइट आई, ध्यान समझना, आई थिंक सबने ये करा होगा लेकिन सोचा इस बारे में नहीं है। पहली वाइट निकाल लो 5C1, दूसरी ब्लैक निकाल लो 3C1, ओके, यही करा है सबने और प्रोबेबिलिटी आ गई है 5C1 इंटू 3C1 अपॉन 8C2, ओके। पहली वाइट आई, दूसरी ब्लैक आई। ये फॉर्मूला अपने आप ही, ध्यान से सुनना और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ऑर्डर व्हाइट ब्लैक और ब्लैक व्हाइट का ऑर्डर, ये फॉर्मूला अपने आप ही अरेंज कर रहा है। कैसे देखना, NC2 होता है NN-1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल होता है, ये 2 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा, तो इस 2 फैक्टोरियल से पहली व्हाइट दूसरी ब्लैक या पहली ब्लैक दूसरी व्हाइट अपने आप आ रही, मतलब ऑटोमेटिक वो चीज हो रही, बस हम ये सोचते नहीं है। जैसे मान लो, आई थिंक समझ में आया होगा ये 2 फैक्टोरियल का क्या रेलिवेंस है। मान लो इस क्वेश्चन में ये बोला जाता है कि बॉल्स जो ड्रॉ कर रहे हैं 1 बाई 1 कर रहे हैं, तब क्या करते हैं लोग, ध्यान से देखो, गलत होता है। पहले एक बॉल निकाली विदाउट रिप्लेसमेंट, दूसरी बॉल निकाली, पहली निकाली वो व्हाइट आनी चाहिए तो 5C1 8C1 इनटू दूसरी निकाली वो ब्लैक आनी चाहिए 3C1 अपॉन 7C1। काफी लोग ये आंसर करके आते हैं और 1 बाई 1 जब हम निकालेंगे तो ये आधा आंसर है, व्हाइट ब्लैक आई है, प्लस क्या करना पड़ेगा हमें, ब्लैक व्हाइट भी करना पड़ेगा, प्लस क्या करना पड़ेगा, ब्लैक व्हाइट, मतलब ये भी ऐड करना पड़ेगा 3C1 अपॉन 8C1 इंटू 5C1 अपॉन, या अदर वे राउंड इंटू 2 कर दे, और ये वाला 2 देख रहे हो यार, ये अपने आप ही 2, ये वाला 2 ऊपर जाके अरेंज कर लेता है। यहां तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग हुई, ध्यान से सुनना। बोले क्वेश्चन में बोला जाए जैसे एक व्हाइट आ जाए, एक ब्लैक आ जाए, एक येलो आ जाए, समथिंग, तुम 3 बॉल निकाल रहे हैं, तुम तीनों बॉल नीचे एक साथ निकालो, नीचे एक साथ तीनों बॉल निकाल लो, ऊपर 1 बाई 1 निकालो, सही आएगा, क्योंकि नीचे का 3 फैक्टोरियल ऊपर जाके 6 केस अपने आप बना लेगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक होती है इस पे। तो ये कैटेगरी में जैसे 1 बाई 1 बॉल निकाल रहे हैं तो नीचे तुम तीनों एक साथ निकालो, 8C3 या 2 एक साथ निकालो, और ऊपर 1 बाई 1 निकालो, तो ऑर्डर अपने आप कंसिडर हो जाएगा। तो आई होप जो हम समझाना चाह रहे थे वो बात समझ में आ रही है। अगर 1 बाई 1 इस तरह से निकालोगे, यहां तो चलो 2 ही केस बने, 3 होते तो 6 केसेस बनते, तो 3 फैक्टोरियल से तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ता, वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है स्टूडेंट के लिए। तो ये वाले केस में ध्यान रखना, नीचे बॉल तीनों एक साथ निकाल लो, दोनों एक साथ निकाल लो, और ऊपर 1 बाई 1 निकाल लो, तो वो सही है। क्यों सही है उसका रीजन मैंने बता दिया है। 3 बॉल निकाल दो, 3 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, स्टार्ट हो जाओ फटाफट, सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, क्विक रिस्पॉन्स चाहिए। तो टाइम ओवर। तो ए पर्स कंटेन 4 कॉपर coins and 3 silver coins, and second purse contains 6 copper and 2 silver coin। मतलब 2 पर्स हैं, ऑब्वियसली दोनों डिफरेंट हैं। 4 कॉपर 3 सिल्वर
ए पर्स मान लेते हैं। बी पर्स क्या है? 6 कॉपर 2 सिल्वर, 1 coin is drawn from any one of the 2 purses, the probability that it is of copper coin। ठीक है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे इसको और डिटेल में अगर जाते हैं तो ये बेसिकली टोटल प्रोबेबिलिटी एक बोलते हैं। ठीक है, वो आगे देखते हैं हम लोग। इस प्रोसेस को करने के पहले, कॉइन निकालने से पहले हमें पर्स डिसाइड करना होगा कि किस पर्स से निकाल रहे हैं, और कुछ दे नहीं रखा है, 2 पर्स हैं, इक्वली लाइकली पर्स हैं, तो इससे निकालें या इससे निकालें, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। इससे कुछ निकाला जाए या सेकेंड पर्स से निकाला जाए तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फर्स्ट से निकाल रहे हैं इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, इससे निकाल रहे हैं इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। तो कॉपर कॉइन या तो तुम ए पर्स से निकालोगे या फिर मतलब ऐड करना होता है प्रोबेबिलिटी को, कॉपर कॉइन पर्स बी से निकालोगे। ठीक है, एट रेंडम कोई भी अगर बैग चूज करते हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। क्या प्रोबेबिलिटी होती है? 1/2। अगर 3 बैग होते इक्वली लाइकली तो प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाती। तो हम बैग ए पे आएंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/2, और बैग ए से हमें क्या निकालना है? कॉपर कॉइन, और एक ही कॉइन निकालना है। तो 4C1 4, 7C1 7। फिर बैग बी पे आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, और इससे कॉपर कॉइन निकालना है तो 6C1 अपॉन टोटल है 8। तो जरा कैलकुलेट करो क्या आता है फाइनली। कुछ आ रहा है 37/56, 4th इज द आंसर। ठीक है, आइडिया क्लियर है? क्योंकि किसी भी पर्स पे जाओगे तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, 1/2 रहेगा। ठीक है, इसको कंसिडर नहीं करते हैं लोग। इक्वली लाइकली इवेंट है, किसी भी एक से निकाल सकते हो, तो 1/2 मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट आते हैं लास्ट क्वेश्चन, 14th। तो इसके लिए भी हमारे पास 1 मिनट का टाइम है। टाइम स्टार्ट होता है अब। ये भी एक बड़ा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर फॉर्म्ड बाय टेकिंग ऑल द डिजिट 1 2 3 4 5 इज डिविजिबल बाय 4। तो 4 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। सारे केसेस बना डालो। 1 2 लास्ट में हो सकता है, 2 4, 5 2, लास्ट के 2 प्लेसेस ऐसे फिक्स करने हैं जिसमें वो 4 से डिविजिबल हो। आई थिंक 1 2 2 4 3 2 5 2। तो आई थिंक ये क्वेश्चन सबने ही करा होगा। सो टाइम इज ओवर। तो 5 डिजिट नंबर बनाना है जो कि डिविजिबल हो 4 से, तो सैंपल स्पेस बताएगा कोई? ऑल पॉसिबल बेस 5 फैक्टोरियल, दैट इज 120। और 4 से डिविजिबल है मतलब लास्ट के 2 प्लेसेस फिक्स कर दो 1 2। 3 डिजिट आएंगी 3 फैक्टोरियल से, ऑल आर डिफरेंट। फिर बताओ जरा लास्ट की 2 प्लेसेस 2 4, ये भी 3 फैक्टोरियल से। फिर लास्ट के 2 प्लेसेस 3 2, ये भी 3 फैक्टोरियल से। फिर लास्ट के 2 प्लेसेस 5 2, ये भी 3 फैक्टोरियल से। मेरे ख्याल से और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। ठीक है, तो टोटल केसेस कितने आ रहे हैं? 4 × 3 फैक्टोरियल 24। तो 24/120 क्या आएगा? 1/5 श्योर। तो आई होप कुछ बेसिक क्वेश्चन समझ में आ गए। ठीक है, तो कल के क्लास में अब हम लोग और थोड़ा सा लेवल और अप करेंगे इसका, फिर देखेंगे। तो इस शीट को फिर से लगा सकते हो। चलो फिर आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हम लोग।